महाकुंभ पर सनातन विरोधियों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। सनातन के दुश्मन तीर्थराज प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लग गए हैं। ऐसे सनातनी दुश्मनों के लिए योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में ऑपरेशन NKT चला रखा है। आपको योगी का ऑपरेशन NKT दिखाएंगे। उससे पहले महाकुंभ को लेकर सनातन विरोधियों की नई धमकी के बारे में आपको बताते हैं। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने महाकुंभ को लेकर के नई धमकी दी है। आतंकवादी पन्नू ने खालिस्तानियों को लखनऊ और प्रयागराज एयरपोर्ट पर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इकट्ठा होने को कहा है। यहां तक कि एयरपोर्ट पर खालिस्तानी झंडा लहराने की भी धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने महाकुंभ को महायुद्ध करार दिया है। वैसे इस गीदड़ भभकी से पहले ही योगी फोर्स ने महाकुंभ को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है और सनातन विरोधियों को सबक सिखाने की शुरुआत कर दी है ऑपरेशन NKT से। किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है। जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। महाकुंभ शुरू होने से पहले महाकुंभ क्षेत्र की छटा देखते ही बन रही है। दिन में, शाम को या फिर रात में तीर्थराज प्रयागराज से सनातन की आभा पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। लेकिन सनातन के सबसे बड़े समागम पर कईयों की गिद्ध दृष्टि लगी है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि संगम से सनातन का वैभव पूरे विश्व में फैले और इसलिए महाकुंभ के खिलाफ साजिशों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और इस स्क्रिप्ट राइटर में शामिल हैं 3 नाम। ये नाम है NKT। N फॉर नक्सली, K से खालिस्तानी आतंकी और T से टेररिस्ट। महाकुंभ पर देश के बाहरी दुश्मनों से जितना खतरा है, उतना ही खतरा देश के अंदर मौजूद दुश्मनों से है। और देश के अंदर मौजूद दुश्मनों में से एक है नक्सली। नाम मनीष श्रीवास्तव, पहचान नक्सली। प्रयागराज का मनीष श्रीवास्तव देखने में आपको एक साधारण शख्स लग रहा होगा, लेकिन इसके तार नक्सल गतिविधियों से जुड़े हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले योगी फोर्स किसी भी तरह की नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। रविवार को यूपी के 4 शहरों कानपुर, देवरिया, कुशीनगर और प्रयागराज में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। उसी ऑपरेशन के दौरान यूपी ATS ने नक्सली मनीष को गिरफ्तार किया है। यह नक्सली महाकुंभ मेला क्षेत्र से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पकड़ा गया है। जी न्यूज प्रयागराज के नक्सली मनीष के कमरे तक पहुंच गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। देखिए, ये मनीष का कमरा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम किताबें हैं और तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। इसी टीम यहाँ पे टीम भी आई थी यूपी ATS की, पूरी सब ऊपर आए थे। सर्च किया है। हाँ, सर्च किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये पूरा जो है सर्च किया है यहाँ पर तमाम किताबों का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है तमाम किताबें यहाँ पर देखी हैं। कुछ बैग वगैरह भी खंगाले हैं ना, ये बैग नहीं खंगाले ना। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये देखिए तस्वीरें हैं। ये मनीष का कमरा है और यहाँ पर यूपी ATS की टीम पहुँची थी और यूपी ATS की टीम ने यहाँ पर आकर जो है तमाम चीज़ें जो है सर्च किया है। नक्सली कनेक्शन में मनीष साल 2019 में भी गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जमानत पर था, लेकिन उसी केस की जांच के दौरान ATS को कई ऐसी जानकारी मिली जिनके बाद ATS ने उसे गिरफ्तार करने का फैसला लिया। मनीष के पास से फर्जी ID कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक बरामद हुई थी। इससे ATS को शक हुआ कि ये नक्सलियों की मदद करने के लिए उन्हें फर्जी ID कार्ड बनवाने में मदद करता था। मनीष नक्सलियों को आर्थिक मदद देने का भी आरोपी है। आज 17 के बाद अपराधी हाँपते हाँपते मर रहा है और पुलिस उसके और उसके अफवाहों को सही जगह पहुंचाने का काम भी कर रही है। जी न्यूज ने नक्सली गतिविधियों में शामिल मनीष के पिता से बात की तो उन्होंने बेटे के पुराने इतिहास के बारे में बताया।
5 साल पहले इन लोगों ने उनको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करके लखनऊ ले गए थे, वहाँ बंद किए थे और हाई कोर्ट से जमानत पे आई है कि जो भी किया है। तो ये ऑलरेडी इनका मुकदमा लखनऊ में चल रहा है एटीएस में। अब यूपी एटीएस नक्सली मनीष से ये राज उगलवाने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसने महाकुंभ के खिलाफ तो कोई साजिश नहीं रची। प्रयागराज में नक्सली के खिलाफ कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नक्सली देश के लिए नासूर बन चुके हैं। आज ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया। आईडी विस्फोट में डीआरजी के जवानों की गाड़ी उड़ा दी। इस कायराना हमले में छत्तीसगढ़ डीआरजी के 9 जवान शहीद हो गए। हमला इतना खतरनाक था कि जवानों के शव के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसी कोई भी घटना महाकुंभ में करने की कोई हिमाकत न कर सके। हालांकि अभी तक यूपी पुलिस को महाकुंभ में किसी तरह के नक्सली हमले का इनपुट नहीं मिला है, लेकिन योगी फोर्स कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। महाकुंभ में नक्सलियों के अलावा खालिस्तानी आतंकियों और सीमा पार मौजूद आतंकियों की भी नजर है। खालिस्तानी आतंकी महाकुंभ को लेकर धमकी दे चुके हैं। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आतंकी वेश बदलकर महाकुंभ में आ सकते हैं। महाकुंभ में किसी भी संभावित खतरे से और सनातन के दुश्मनों से निपटने के लिए साधु संत भी तैयार हैं। सनातन धर्म के लिए हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं और सभी की रक्षा करने के लिए भी तैयार हैं। उनकी ताकत नहीं जो हमारे सनातन धर्म को इतनी आँच आ जाए। हम गर्दन कटा सकते हैं, हम उनको कभी झुका नहीं सकते। वो हमारा क्या करेंगे? आवश्यकता पड़ी तो हम लोग उनका डटकर मुकाबला करेंगे और हम जो हर हर महादेव के नारे लगाएंगे। ये जो हमारे पते हर हर महादेव। महाकुंभ में किसी भी खतरे से निपटने के लिए सेना, अर्धसैनिक बल, योगी फोर्स के साथ सनातनियों की फौज तैनात है। जमीन से लेकर आसमान तक हर एक संदिग्ध पर निगरानी रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी की एक और मस्जिद को योगी के बुलडोजर की आहट सुनाई दे रही है। यूपी के हर इलाके में पीले पंजे का खौफ ऐसा है कि मौलाना और भाईजान खुद ही हथौड़ा लेकर मस्जिद की दीवारें तोड़ने लग गए। अचानक मस्जिद पर हथौड़ा चला तो लोगों ने सवाल पूछा कि भाई अपनी मस्जिद को खुद ही क्यों तोड़ रहे हो? तो मौलाना बोले कि हमें किसी ने तोड़ने को कहा नहीं है, हम तो अपनी मर्जी से अपनी मस्जिद को 2 फीट छोटा कर रहे हैं। बुलडोजर के डर से मस्जिद पर चले हथौड़े। हथौड़ा मार मार कर भाईजान ने मस्जिद का 2 फीट का हिस्सा तोड़ दिया। ये संभल के चौदौसी की एक मीनार वाली सुनहरी मस्जिद है, जिसका सामने का हिस्सा नाले पर बना हुआ है और नाले पर बने करीब 2 फीट के इसी कंस्ट्रक्शन को मौलाना तोड़ रहे हैं। जानकारी सामने ये आ रही है कि सुनहरी मस्जिद का जो 3 फीट लगा निर्माण था वो नाले के ऊपर था। अब जो कमेटी के पदाधिकारी हैं मस्जिद के, वो स्वयं इसको अपने आप हटा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये सुनहरी मस्जिद है, इसका कुछ हिस्सा जो है ये नाले के ऊपर आ गया था, जिसको जो कमेटी के जो पदाधिकारी हैं अपनी तरफ से पालिका को सहयोग करते हुए इसको तोड़वा रहे हैं। मस्जिद के सामने वाले हिस्से को काले रंग की पॉलीथीन शीट लगाकर ढक दिया गया है और सामने में ईंट और पत्थर के टुकड़ों का ढेर लगा है, जिसे मस्जिद से तोड़कर बाहर निकाला गया। और ये हथौड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि मस्जिद के सामने बुलडोजर आने का डर है। वैसे भी योगी फोर्स का बुलडोजर जब आता है तो जमकर तोड़ता है और तोड़ने का खर्च भी उन्हीं लोगों से वसूलता है जिनकी मस्जिद या घरों पर पीला पंजा चलता है। यहाँ बुलडोजर के खौफ ने भाईजान को हथौड़ा मारने के लिए मजबूर कर दिया। जो संभल गेट की सुनहरी मस्जिद है, बताया जा रहा है कि नाले पर बनी हुई थी, इसको तोड़ा जा रहा है। आप अपने आप तोड़ रहे हैं या अपने आप तोड़ रहे हैं? ना हमें किसी ने आदेश दिया है, ना किसी ने हमने बताया है, हम अपनी मर्जी से हटा रहे हैं। क्या पालिका ने आकर कोई नाप? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। पालिका ने अपने आप तोड़ रहे हैं? अपने आप तोड़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल अपनी इच्छा से तोड़ा गया निर्माण। इस पर नाले पर क्या? नाले पे जो बनी हुई है उसे हटा रहे हैं, हटा के पीछे को बना लेंगे। भाईजान के हथौड़े की वजह है पिछले महीने संभल से आई तस्वीरें। पूरे संभल में हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। 15 दिसंबर को संभल की लाल मस्जिद पर भी बुलडोजर चला। एक झटके में बुलडोजर ने नाले पर बना मस्जिद का हिस्सा उड़ा दिया।
कहीं ऐसा ही चंदौसी में ना हो जाए, इसलिए मस्जिद को 2 फीट छोटा किया जा रहा है। अब इस तस्वीर में देखिए, सुनहरी मस्जिद के सामने के कुछ हिस्से का निर्माण भी नाले के ऊपर किया गया है, इसलिए मस्जिद के सामने के हिस्से की छटाई चल रही है। ऊपर छत से काम शुरू हुआ जो अब नीचे तक पहुंच रहा है। हथौड़े की आवाज इस समय भी सुनाई दे रही है। सामने पर्दा लगाकर पीछे हथौड़े की मदद से अतिक्रमण वाला हिस्सा तोड़ा जा रहा है, यानी अब इस मस्जिद की सीमा नाले के पीछे खत्म हो जाएगी। अगर यही काम बुलडोजर करेगा तो ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। असली वजह बुलडोजर का डर है, पर मस्जिद कमेटी के मेंबर दावा कर रहे हैं कि बिना नोटिस मिले वो अपनी मर्जी से मस्जिद तुड़वा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि नाले में इसका निर्माण नहीं था। जी जी। 1946 में म्युनिसिपल बोर्ड ने इसको अलॉट किया। जी। 1939 में हमारे पास में, और हमने इसका मुआवजा दिया था। जी। और उन्होंने ये कहा था कि आप नाले सड़क से 4 फीट ऊंचा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब चूंकि नाले के ऊपर पूरे शहर में जो है खाली करवाया जा रहा है, हमारे पास ना कोई नोटिस है ना किसी ने हमसे कहा है। हमने अपनी इच्छा से ही ये नाला खाली करने की व्यवस्था कर रहे हैं और इसको हटा रहे हैं। मस्जिद तोड़ने की वजह समझने के लिए पिछले महीने संभल से आई पिक्चर देखिए, जब बरसों से कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणबाजों को बुलडोजर ने लाइन पर ला दिया। बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही जवाब दे चुके हैं कि संभल में बुलडोजर की जो भी कार्रवाई हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से की जा रही है, यानी कहीं कोई कानून नहीं तोड़ा जा रहा, सिर्फ अतिक्रमण टूट रहा है। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। बुलडोजर ने संभल शहर की गलियों में भी घूम घूम कर लोगों का अवैध अतिक्रमण तोड़ा, तो कुछ लोगों ने नालियों के ऊपर बने अवैध निर्माण पर खुद ही हथौड़ा चलाया। चंदौसी के मौलाना और भाईजान ने पिछले एक्शन की तस्वीरें देखकर सबक लिया, जिसका नतीजा है सुनहरी मस्जिद पर चला हथौड़ा। सुनील सिंह, सी मीडिया, संभल। यूपी में भुला दिए गए मंदिरों को खोजा जा रहा है, उनकी खोज जारी है। सबसे हॉट शॉट एक्शन तो कानपुर में दिख रहा है। यहां की मेयर मुस्लिम इलाकों में छिपाए गए या जर्जर हो चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के मिशन पर निकली हुई है। आज पूरे अमले के साथ उन्होंने 3 मंदिरों को खोज निकाला, और ये ऐसे मंदिर थे जहां की मूर्तियां तक गायब कर दी गई हैं। यूपी में प्रशासनिक अमला मंदिर की खोज और उसके जीर्णोद्धार योजना पर जी जान से लगा हुआ है। सबसे ज्यादा एक्शन तो कानपुर में दिख रहा है। कानपुर की मेयर तो कड़कड़ाती सर्दी में शॉल ओढ़े और हेलमेट पहने मंदिरों की खाक छान रही। मेयर प्रमिला पांडे मुस्लिम इलाकों में बंद पड़े मंदिरों की खोज में निकली। उनकी खोज उन्हें बेकनगंज की जर्जर इमारत में लेकर आई। कहने के लिए ये एक मंदिर था, लेकिन इस मंदिर की हालत ऐसी थी कि अगर इसकी एक ईंट भी निकाली गई तो पूरा मंदिर ढह जाए। मगर फिर भी मेयर इस मंदिर के अंदर घुसी और वहां मूर्तियां ना देखकर हैरान हुई। मूर्तियां गायब हो चुकी। इसके अलावा पेचबाग में उन्होंने 3 मंदिरों को खाली करवाया। यहाँ भी उन्होंने पाया कि हनुमान जी की मूर्ति गायब। एक मंदिर ऐसा भी था जो जर्जर हालत में था। मेयर प्रमिला अपने मिशन पर फुल तैयारी के साथ निकली थी। वो पीएसी और 5 थानों की पुलिस फोर्स के साथ बेकनगंज गई थी। हीरामनपुरवा मोहल्ले के 300 मीटर एरिया में उन्होंने बंद पड़े 3 मंदिरों को खुलवाया। हमने 3 मंदिर देखा। शिवाला हनुमान जी की मूर्ति है लेकिन खंडित है, दोनों मूर्तियां खंडित है। और जहाँ शिवाला, जहाँ अगल बगल सब किराएदार लोग रह रहे हैं, वहाँ का जो अर्घा है वो फाड़ के वहाँ रख दिया गया है। बहुत दयनीय स्थिति है। आज ये बेकनगंज का हीरामनपुरवा पॉकेट है जहाँ पे मेयर मैडम ने इसको देखा है, तो जो आवश्यक साफ सफाई इत्यादि कार्रवाई नगर निगम को करनी है उन्होंने उसको चिन्हित कर लिया है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर की मेयर प्रमिला के इस तरह के एक्शन से मुस्लिम धर्मगुरुओं को अच्छी खासी मिर्ची लग चुकी है। बावजूद इसके वो हर दिन मंदिर की खोज में निकल पड़ती। हाल ही में मेयर प्रमिला ने दावा किया था कि कानपुर में 125 मंदिरों को चिन्हित किया गया है जिनका जीर्णोद्धार किया जाना है। इन मंदिरों की सफाई होगी और इन्हें दोबारा स्थापित किया जाएगा। प्रमिला पांडे ने कहा था कि 1930 के सांप्रदायिक दंगों के बाद हिंदुओं ने जो इलाके खाली कर दिए थे, वहां हर 5 घर पर एक मंदिर और एक कुआं हुआ करता था।
इस दावे के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। वो मेयर कानपुर की मेयर हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की मेयर हैं, वो किसी एक मजहब या किसी एक गिरोह की मेयर नहीं है। ज़्यादा अगर वो ये करेंगी तो उनको मस्जिदों भी, और फिर जब 1991 एक्ट में ये बात क्लियर रहेगी कि जो 1947 से पहले जो यथास्थिति है वो कायम रहें। मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि पुराने मंदिरों को खोला जाना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। उनका ये भी कहना था कि इस तरह के एक्शन शांति व्यवस्था को खतरा हो सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद कानपुर में मुस्लिम इलाकों में बदहाल हो चुके मंदिरों के जीर्णोद्धार की मुहिम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक मौलाना 3 साल बाद जमानत पर जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन उसे खुली हवा में सांस लेना रास नहीं आया। तभी तो बाहर आते ही भड़काऊ बयान देने लगा। इतना ही नहीं, उसका स्वागत ऐसे हुआ मानो कोई नायक जेल से बाहर निकला हो। अब भड़काऊ जश्न मनाओगे तो पुलिस तो छोड़ेगी नहीं, है ना? इसीलिए ये मौलाना फिर पहुंच गया जहां से आया था, यानी कि जेल। ये नारेबाजी हुई उस मौलाना के स्वागत में जिस पर धर्मांतरण जैसा संगीन इल्जाम है, जिसे पुलिस ने 3 साल पहले गिरफ्तार किया, लेकिन वो जमानत पर जेल से बाहर आया। उसे जमानत का जश्न मनाना भारी पड़ गया और ये मौलाना एक बार फिर जेल पहुंच गया, क्योंकि इस मौलाना के वेलकम में जो कुछ हुआ उसने इलाके का माहौल बिगाड़ने का काम किया। पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब ये भड़काऊ मौलाना जेल से जमानत पर बाहर आया तो कैसे इसका स्वागत किया गया। भीड़ फूल मालाएं लेकर पहुंच गई। गुलाब के फूलों की मालाएं पहनाकर उसका वेलकम किया गया। पटाखे फोड़े गए। उसके स्वागत में जमकर नारेबाजी की गई, जिसे सुनेंगे तो लगेगा कि ये नारे कम, शक्ति प्रदर्शन ज्यादा है। ये यूपी के फतेहपुर जिले की गाजीपुर मस्जिद का मौलाना है। इसका नाम है मौलाना फिरोज आलम, जिस पर धर्म परिवर्तन की साजिश और धोखाधड़ी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। मौलाना को हाईकोर्ट से जमानत मिली और शुक्रवार को वो जेल से बाहर आया। इसी दौरान उसके स्वागत में भड़काऊ जुलूस निकाला गया, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने मौलाना समेत 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं मौलाना के समर्थक इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। जो मौलाना का प्रकरण जैसे कि आया है सामने, वो अगर माननीय न्यायालय का जो भी पूरा मामला रहा होगा तभी तो और जमानत मिली होगी, तो कहीं ना कहीं सही पाया होगा। और जो मौलाना साहब के द्वारा ये कहा गया कि लड़ाई जारी रहेगी, तो लड़ाई का मतलब भी ये होता है कि न्याय और अन्याय, तो लाजमी है कि अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है कहीं ना कहीं, तो निश्चित तौर पर इंसान न्याय की लड़ाई लड़ता रहेगा। ये मौलाना नेपाल का रहने वाला है, लेकिन कुछ सालों पहले फर्जी दस्तावेज के जरिए गाजीपुर में बस गया और यहाँ की बड़ी मस्जिद का इमाम बन गया। फिलहाल अब ये जेल के अंदर की तकरीरें पढ़ेगा और धर्मांतरण का आरोपी मौलाना अब अगली जमानत की तैयारी कर रहा होगा। अवनीश सिंह, जी मीडिया, फतेहपुर। यूपी में मंदिर के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, तो बिहार में तो मंदिर खुद ही जमीन चीरकर अपने होने का प्रमाण दे रहे हैं। पटना में 500 वर्ष पुराना शिव मंदिर मिला है। काले पत्थरों का ये मंदिर दशकों से कूड़ा करकट और मिट्टी से दबा दिया गया था, लेकिन अचानक एक दिन जमीन धसी तो महादेव स्वयं ही प्रकट हो गए। काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना मंदिर और मंदिर में मौजूद ये शिवलिंग लोगों के उत्साह की वजह है। यूपी के बाद अब बिहार की जमीन से आराध्य अपने होने का प्रमाण पेश कर रहे हैं।
कई दशकों से जिस जगह को लोगों ने कूड़ेदान समझा हुआ था, उसी जमीन के अंदर से 500 साल पुराना शिव मंदिर प्रकट हो गया है। बताया जा रहा है कि अचानक एक दिन यहाँ की जमीन धंसी तो मंदिर के गुंबद की झलक दिखी। जब लोगों ने खुदाई की तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतने वर्षों तक मिट्टी में दबा शिव मंदिर आज भी चमक रहा था। देखिए शिव मंदिर, और ये शिव मंदिर काफी पुराना है, और ये जो प्रतिमा है ये कहा जाता है कि पूरे के पूरे ब्लैक स्टोन का है, और स्थानीय लोगों का दावा है कि लगभग 500 साल पुराना है, और यहाँ पर लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी है। और अब यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग भी है कि अब ये सरकार की तरफ से इस पूरे मंदिर के ठीक से इसका पुनरुद्धार हो। मंदिर के मिलने के बाद लोगों ने वहां पूजा पाठ शुरू कर दी। लोग इस बात से खुश हैं कि इतने वर्षों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले एक मठ हुआ करता था और मठ में ही मंदिर था। धीरे धीरे मठ की जमीन पर कब्जा होता गया और मंदिर को भी मिट्टी में दबा दिया गया। कि यहाँ कोरी टोला जगह है, यहाँ सूचना मिली कि बहुत पुराने मंदिर का मिला हुआ है, उसको विधि व्यवस्था ड्यूटी पे हम लोग आए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये है कि हमारी फोर्स लगी हुई है यहाँ पर। महिलाओं की भीड़ कितनी आ रही है? भीड़ अनुमान तो हजारों है। कैसे काले रंग के पत्थर से बना ये मंदिर गया के विष्णुपद मंदिर के पत्थरों की तरह दिखाई देता है। इसमें 6 झरोखे हैं जिसके बीच में वेदी बनी हुई। मंदिर का गुंबद भी 6 खंभों पर टिका है। जिस वेदी के ऊपर गुंबद है उस वेदी पर भी 8 छोटे गुंबद जैसी आकृति है। वेदी के बीच में शिवलिंग है और इसके साथ ही चरणों के निशान हैं। इसके अलावा मंदिर के गुंबद के खंभों के बीच में फूलों की कलाकृतियां बनी हुई हैं। पता चला 5 दिन पहले इसमें लड़के लोग आए हुए थे। आज देखे कि भाई उसको कोड़कार कर रहा था तो देखा कि भाई उधर बहुत बड़ा खोल है। खोल क्यों है तो देखा कि आओ खोदा, देखा कि अंदर में पत्थर की मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। चमका ये बिल्कुल एकदम इतना शाइनिंग कर रहा है ना, जितना पोछ रहे उतना शाइन कर रहा है ये पत्थर। ये बहुत पुराना अष्ट धातु है। लक्ष्मण मठ के खंडहर में प्राचीन मंदिर के मिलने से लोग काफी खुश हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ कूड़ा करकट रहता था और मंदिर मिलने के बाद से अब यहाँ के हालात में भी सुधार आया है। इस मंदिर को लेकर के स्थानीय जो इतिहासकार हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, ताकि यह जो स्टोन है, यह जो ब्लैक स्टोन है, यह जो प्रतिमा है भगवान शिव की, इस शिव की प्रतिमा के बारे में इतिहासकार बताएं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताए कि ये कितना पुराना है। लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि 500 साल ये मंदिर पुराना है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया। योगी के राज में बुलडोजर लगातार चल रहा है। सर्दी पूरे उत्तर भारत में फैल रही है, बढ़ रही है और टेम्परेचर गिरा रही है, लेकिन इस कपकपाती ठंड में भी बुलडोजर ने गर्मी बढ़ा रखी है। यूपी के श्रावस्ती, बांदा और अमरोहा में बुलडोजर ने अवैध कब्जा और अतिक्रमण को उखाड़ फेंका। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे यूपी के बुलडोजर को देखकर दूसरे राज्य के बुलडोजर भी आक्रामक हो गए हैं। सोमवार को योगी के बुलडोजर का हर हर महादेव अभियान। यूपी में योगी फोर्स के बुलडोजर ने सर्दी में भी गर्मी वाला एहसास कराया। कहीं तालाब को बचाया तो कहीं भूमाफिया से सरकारी जमीन छुड़वाई, और अतिक्रमण वाले इलाकों में तो बुलडोजर के पहुंचते ही सड़क और गलियां खाली होने लगती हैं। यूपी के अमरोहा में कब्जेबाज पूरा का पूरा तालाब निगल गए, पर बुलडोजर ने मौके पर पहुंचकर तालाब को गायब होने से बचा लिया। अमरोहा के कुशक तालाब को भूमाफिया ने मिट्टी डालकर दफन करने की तैयारी कर ली। तालाब की गहराई को मिट्टी भरकर बराबर कर दिया। इसके बाद यहां चुपके कब्जा करके प्लॉटिंग करने का प्लान बनाया, लेकिन एन मौके पर अधिकारियों के साथ बुलडोजर की एंट्री हुई और तालाब को बचा लिया गया। जो भी अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोका गया। पहले उसका कूड़ा डाला गया नगर पालिका क्षेत्र वाला, फिर उसको मट्टी डाल के इसके ऊपर उन्होंने प्लॉटिंग करने के लिए दृष्टिगत रखते हुए भराव करने का प्रयास किया। कब्जे का प्रयास किया गया जिन लोगों के द्वारा
ये कृत्य किया गया उनको 10 से 3 लाख बरामद कर रहे हैं। असल में 5 जनवरी को अमरोहा के एसडीएम के साथ नगर पालिका की टीम पहुंची तो देखा कि तालाब में मिट्टी डालकर जमीन कब्जाने की कोशिश हो रही है। इसके बाद प्रशासन की पूरी टीम वहां पहुंच गई। बुलडोजर आया और एक्स्ट्रा मिट्टी को ट्रैक्टर में डालकर वहां से हटाया गया और भूमाफिया को कड़ी चेतावनी दी कि अगर दोबारा कब्जे की कोशिश की तो खैर नहीं। लगातार 2 दिनों तक तालाब में डाली गई मिट्टी को बुलडोजर से उठाकर खाली कराया गया, तब जाकर तालाब बच पाया। अमरोहा के बाद श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश को बुलडोजर ने कुचल दिया। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए कहा और जब अवैध कब्जा नहीं हटा तो बुलडोजर ने आकर उसे समतल कर दिया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने टीन शेड डालकर सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश की। आसपास के लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद सरकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, फिर नोटिस जारी किया और तय समय में जब आरोपी व्यक्ति ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो बुलडोजर कार्रवाई की गई। श्रावस्ती में बुलडोजर ने एक्शन दिखाया, पर बांदा में बुलडोजर के डर ने ही अतिक्रमण साफ करवा दिया। बांदा में पुलिस और नगर पालिका की टीम ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई। अभियान शुरू होते ही बुलडोजर के सामने आने से पहले ही अतिक्रमण के पांव उखड़ने लगे। दुकानदारों ने आगे बढ़कर सड़कों पर जो शेड लगाया था उसे हटाया गया। आगे बढ़कर कब्जा करने वालों की वजह से सड़क पर रोजाना जाम लग रहा था, इसलिए पुलिस टीम की मदद से अतिक्रमण हटाया गया और आगे ऐसा ना करने की वार्निंग भी दी गई। बांदा में कब्जेबाजों को सबक मिला। इसके बाद बुलडोजर बहराइच पहुंच गया। बहराइच में रास्ते पर अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर वाली सफाई करवाई, साथ में भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। यहाँ दावा किया गया कि संत समाधि के बाद कुछ साधु कुटी बनाकर रहते हैं। यहाँ हिंदू संगठनों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर रास्ते पर अवैध कब्जा होने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस के साथ बुलडोजर की गरज ने अतिक्रमण को धराशायी कर दिया। यूपी के बाद बुलडोजर उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंच गया, जहां भारत मंदिर स्टेडियम के बाहर 23 दुकानों को ध्वस्त किया गया। काम बड़ा था, इसलिए 2 बुलडोजर एक साथ आए और टक्कर मार मार कर पंजे से दुकान को उड़ा दिया। एक लाइन से खड़ी दुकानों की दीवारों को पहले बुलडोजर ने हटाया, इसके बाद इनके खंभों पर वार किया। बताया गया कि इन दुकानों को अवैध तरीके से फर्जी कागजों के दम पर खड़ा किया गया था। पहले इन दुकानों के मालिकों को नोटिस दिया गया और जैसे ही नोटिस का काउंटडाउन खत्म हुआ, बुलडोजर आ गया। मौके पर आसपास के थानों से पूरी पुलिस फोर्स बुलाई गई ताकि बुलडोजर को काम करने के दौरान कोई डिस्टर्ब न करे। ऋषिकेश के बाद बुलडोजर को अगला टारगेट हल्द्वानी में मिला। हल्द्वानी प्रशासन जब बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचा, तब ढाबों में हर दिन का कामकाज शुरू हो गया था। इन दुकानों को अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही टाइम दिया गया था और प्रशासन ने एक्स्ट्रा टाइम देने से मना कर दिया। बुलडोजर इंतजार करता रहा और ढाबे वालों और दुकानदारों ने अपनी दुकान का सामान वहां से हटाया। तब जाकर बुलडोजर के पंजे ने अपना काम शुरू किया। हल्द्वानी में 10 से अधिक स्ट्रक्चर पर बुलडोजर चला। 2 बुलडोजर ने साथ मिलकर काम करते हुए दुकानों के अतिक्रमण वाले हिस्से को तोड़कर छोटा कर दिया। काफ़ी समय से 7 से 8 दुकानें ऐसी थी जो 12 मीटर की परिधि में आ रही थी और उनको समय भी दिया गया था। उनके द्वारा सहमति भी यद्यपि व्यक्त की गई थी, लेकिन ये देखा गया कि उनके द्वारा स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। तो उसी क्रम में आज लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया गया है। उत्तराखंड के बाद बुलडोजर ने छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ा दी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बनाया गया था, जो बुलडोजर के पंजे से टकराते ही धराशायी होने लगा। पीड़ितों का दावा है कि घर तोड़ने के बाद उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बुलडोजर चलने के दौरान ही हंगामा शुरू हो गया। हालांकि सरकारी दावा यह है कि लोगों के लिए दूसरी जगह पर प्रबंध किया गया है, लेकिन लोग वहां शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं। यहाँ तोड़ फोड़ ओवर ब्रिज के बारे में हो रहा है, जिसका ना मुआवजा राशि मिल रहा है, ना कहीं अच्छे जगह हम शिफ्ट कर रहे हैं, ना हमको इसका हर्जाना दिया जा रहा है, ना ये हमको सही जगह में व्यवस्थित किया जा रहा है। हमको ऐसे गंदे जगह में व्यवस्थित किया जा रहा है जहाँ हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ओवर ब्रिज बनना है, एक बाईपास प्रोजेक्ट है जगदलपुर का,
जिसमें जो घर अतिक्रमण करके या अवैध रूप से बनाए गए हैं उनका कब्जा खाली करवाया जाना था, ताकि प्रोजेक्ट अपने समय पर पूरा किया जा सके। तो अन्य एक आवास प्रदाय किया गया है प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत, वहां पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। विरोध के बावजूद यहां बुलडोजर का पंजा बिना रुके चला। असल में यहां इंद्रावती नदी पर नए पुल का निर्माण होना है। इसकी वजह से 20 घर प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने इन घरों को नोटिस भेजा और फिर बुलडोजर के साथ पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बुलडोजर ने कहीं छप्पर तोड़ा, कहीं दीवार तोड़ी, तो कहीं कब्जा छूटा। ऐसा लग रहा है देश के अलग अलग राज्यों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन की प्रतियोगिता चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आस्था का महापर्व महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग अखाड़ों की एंट्री हो रही है। महाकुंभ में आज आनंद अखाड़े ने प्रवेश किया, तो वहीं अखाड़ों की सुरक्षा के लिए सनातन सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हाथी पर सवार साधु सन्यासी, हाथ में गदा लेकर शंखनाद करते संत, घोड़ों के साथ निकली अखाड़े की पेशवाई। ये आस्था के सबसे बड़े पर्व के रंग हैं। ये महाकुंभ में पहुंचा आनंद अखाड़े का वो लाव लश्कर है जिसने ढोल नगाड़ों के साथ महाकुंभ परिसर में एंट्री की। हाथी और घोड़ों पर बैठकर जब नागा साधु और महंत पहुंचे तो इस अखाड़े की पेशवाई की दिव्यता और भव्यता के दर्शन हुए। आज महाकुंभ क्षेत्र में आनंद अखाड़े का प्रवेश हो रहा है। आप देख सकते हैं कि छावनी प्रवेश के वक्त एक भव्य नज़ारा जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं वो अखाड़े के छावनी प्रवेश में शामिल हुए हैं। छावनी प्रवेश के वक्त तमाम जो यहाँ पर मान्यताएं हैं, अगर उन मान्यताओं की बात करें तो छावनी प्रवेश के दौरान अलग अलग रंग जो है वो दिखाई पड़ते हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त छावनी प्रवेश के वक्त यहाँ पर अलग अलग जो रंग हैं साधु महात्माओं के वो दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भव्य तरीके से ये पूरा छावनी प्रवेश किया जा रहा है। आनंद अखाड़े के सैकड़ों साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर और आचार्य इस महापर्व का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। पेशवाई के दौरान आगे आगे धर्म ध्वजा निकली तो पीछे पीछे अखाड़ों का लाव लश्कर नजर आया। इस अखाड़े की अगुवाई महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी कर रहे हैं, जिनके साथ करीब 1000 साधु सन्यासी महाकुंभ के महापर्व में शामिल हो रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रवेश के वक्त तमाम जो हाथी पर तमाम जो बाबा जो है विराजमान है, इसके साथ साथ अश्वों पर बाबा विराजमान है। पूरी फौज जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ ढोल नगाड़े जो है वो आपको सुनाई देंगे। अलग अलग रथों पर तमाम जो महामंडलेश्वर हैं वो जो है बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें छावनी प्रवेश की हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की भव्यता और दिव्यता दिख रही है तो साधु संतों की ऐसी फौज ने भी मोर्चा संभाल लिया है जो अखाड़ों की सुरक्षा में मुस्तैद है। यह सनातन की सेना है जिसे छड़ी सेना के नाम से जाना जाता है। इनके हाथ में चांदी की जो छड़ी दिख रही है वो इन्होंने सनातन की रक्षा करने के लिए उठाई है। अखाड़ों में छड़ी सेना का भी एक बड़ा महत्व होता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है छड़ी सेना दिखाई पड़ेगी और अलग अलग छड़ी लेकर जो तमाम जो यहाँ पर संत महंत हैं वो मौजूद होते हैं। ये जो आप अपने हाथ में लिए हैं इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं छड़ी। क्या इसका महत्व होता है? क्या होता है इसको छड़ी लगा जो होते हैं हमें कोतवाल अखाड़े से आचार्य जी के कोतवाल हैं हम। हमारे क्या है हम कोतवाली की यहाँ पर रहती है, जैसे पुलिस रहती है ना हमारी सुरक्षा के लिए, ऐसे हम अखाड़े की सनातन धर्म की रक्षा करते हैं अपने लिए। ऐसे हमारे पुलिस अंदर यहाँ से पुलिस बाहर रक्षा करेगी हमारी, इस अखाड़े में हम रक्षा करेंगे छड़ी से। उसको बोलते हैं कोतवाल। ड्रेस छड़ी और सब साथ सनातन धर्म की रक्षा करने वाले कोतवाल हैं हम। प्रयागराज में आस्था का मेला लगने वाला है जिसमें देश ही नहीं पूरी दुनिया से सन्यासी और सनातनी शामिल हो रहे हैं। करीब 1.5 महीने तक प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म की जय जयकार होने वाली है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है? भगवान महाकाल की नगरी है इसीलिए। लेकिन इस शहर में
गजनी, जहांगीर के नाम पर गांव के नाम रखे गए। एक गांव का नाम तो मौलाना गांव था, लेकिन एमपी के सीएम मोहन यादव ने तीनों ही नामों पर लाठी चला दी और मुगलिया नामों से उज्जैन को आजादी दिला दी। जहांगीर, गजनी, मौलाना, ये तीनों ही मोहन यादव की लाठी के निशाने पर आए तो एक ही झटके में तीनों की पहचान बदल गई। क्योंकि मोहन राज में गजनी, जहांगीर और मौलाना के लिए कोई जगह नहीं है। अगर अब भी नहीं समझे तो पहले इन घरों पर लिखे नाम पर नजर दौड़ाइए। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के गांव हैं। इनके नाम है गजनी खेड़ी, जहांगीरपुर। अब मोहन राज में गजनी, जहांगीर जैसे नाम नहीं चलेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन नामों पर लाठी चला दी है। गजनी खेड़ी गांव का नाम अब चामुंडा माता गांव कर दिया गया। जहांगीरपुरी को जगदीशपुर कहा जाएगा और साथ ही अब मौलाना गांव का नया नाम विक्रम नगर हो गया है। महाकाल की नगरी में गजनी और जहांगीर के नाम पर गांव का नाम मुख्यमंत्री मोहन यादव को खटक रहा था, इसलिए एक झटके में उन्होंने उज्जैन के गांव को मुगलिया नामों से आजादी दिला दी। गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा और गजनी खेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में ही नहीं आया, गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है। आज के बाद इसका नाम भी विक्रम नगर किया जाएगा। जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। गांव से मुगल काल के नाम हटे तो गांव के लोगों के चेहरे भी खिल गए। अब लोग नाम बदलने के फैसले से खुश हैं। हम गजनी खेड़ी का नाम परिवर्तित कर मां चामुंडा नगरी के नाम से बदलने का जो फैसला लिया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसको सुधार हेतु हम विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह को कई बार से अवगत किया गया है कि इस नाम को सही किया जाए, तो इसका नाम कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर घोषित किया। उज्जैन महाकाल की नगरी है और इसकी पहचान भगवान महाकाल से है, इसलिए उज्जैन में अब मुगल काल से जुड़े प्रतीकों का नामो निशान मिटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में मिडिल ईस्ट के अमीर देश से एक बादशाह आए तो शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो थी वो प्लेन में सवार होकर के उनके पास पहुंच गई। पाकिस्तानियों का दावा है कि शहबाज उनसे पैसे मांगने गए थे। हालांकि इस मुलाकात के दौरान शहबाज ने ऐसा काम किया जिसे देखने के बाद पाकिस्तान के कई पत्रकार उन पर थू-थू करने लगे। यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्राइवेट दौरे पर आए और शहबाज अपनी पूरी टीम के साथ कटोरा लेकर पहुंच गए। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को देखते ही पाकिस्तान की पूरी सरकार को लोन मिलने के सपने आने लगे हैं। सबसे पहले पूरी खबर समझिए। यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के इलाके रहीम यार खान में पहुंचे। वहां वो शिकार के लिए आए। ये उनका प्राइवेट दौरा है। हालांकि जैसे ही ये खबर इस्लामाबाद पहुंची, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ स्पेशल प्लेन से रहीम यार खान पहुंच गए। यहाँ शहबाज के साथ उनकी भतीजी मरियम नवाज भी थी। इन सब ने शेख से मीटिंग की और पाकिस्तान के पत्रकार इसी बात पर शहबाज के फैसले को शर्मनाक बता रहे हैं। जैसे ही शहबाज शरीफ वहां पहुंचे, तुरंत ही उन दोनों की तस्वीरें पाकिस्तानी मीडिया में दिखाई गईं। ये दावा किया गया कि यूएई के प्रेसिडेंट और शहबाज के बीच में बातचीत हुई है और यूएई की सरकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। हालांकि शहबाज के लिए जो खबर प्लान करवाई गई, उसकी पोल खोलने का काम खुद पाकिस्तानियों ने किया। पाकिस्तानी पत्रकार ने जिस बात की आशंका जताई, वो तुरंत ही सच साबित हो गई। शहबाज नाहयान की मीटिंग के तुरंत बाद ऐसी तस्वीर आई जिसमें दोनों नेता बात कर रहे हैं और तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो नाहयान की किसी बात पर शहबाज ने कहकहा लगाया। अब पूरे मामले के पीछे छिपी स्टोरी समझिए। अरब देशों के रईस अक्सर पाकिस्तान में शिकार के लिए आते हैं और पाकिस्तान में चाहे पीएम शहबाज हो या इमरान या कोई और, वो हंसते हंसते उनका रेड कार्पेट वेलकम करते हैं। इसी बहाने उन्हें इन अरबपति राष्ट्राध्यक्षों के करीब जाने का मौका मिलता है और यही वो मौका होता है जब वो पाकिस्तान के लिए
कुछ पैसे मांग लेते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को किसी से भी पैसे मांगने में एक्सपर्ट माना जाता है। शहबाज शरीफ ने खाड़ी देशों के राष्ट्रपति और शहजादों के न जाने कितने चक्कर लगाए हैं। ये भी संभव है कि इस बार भी शहबाज ने नाहयान से पैसों को लेकर बातचीत की हो और पाकिस्तानी सरकार दोबारा पैसों का मुद्दा न उठाए। ये सोचकर हो सकता है नाहयान ने कुछ पैसे पाकिस्तानियों के मुंह पर मार भी दिए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी खबर के साथ देशहित में आज के लिए इतना ही। अब कल रात 8 बजे आपसे देशहित में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।